करोड़ों वर्षों से अज्ञात संख्या में शक्तिशाली व्यक्तियों ने फॉलन स्टार गेट की जांच करने की कोशिश की थी। संभवतः जमीन के हर इंच को कवर किया गया था, लेकिन वे गुफा के प्रवेश द्वार को खोजने में सफल नहीं हुए। ऐसी परिस्थितियों में विशांत को विश्वास नहीं था कि उसकी कोई किस्मत है। विशांत ने कहा, फॉलन स्टार गेट में कई शक्तिशाली वीरान जानवर हैं। ज्यादातर वीरान जानवरों की ताकत हमारी कल्पना से भी परे है। बस उनका दबाव ही हमारे बस की बात नहीं है। उनसे निपटने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब हमें फॉलन स्टार गेट छोड़ना जरूरी है। अगर हमारी किस्मत अच्छी नहीं रही तो हम यहीं मर भी सकते हैं। विशांत के चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। गिरे हुए तारों के दरवाजे को पार करना असल में उनकी किस्मत पर निर्भर था। यहाँ के वीरान जानवर उत्परिवर्तित 3 आंखों वाले मकड़ी से न जाने कितने गुना ज्यादा ताकतवर थे। एक बार जब समूह उनके निशाने पर आ गया तो बचना नामुमकिन था। लगभग एक अंत ही था। आदर्श ने सिर हिलाया। जैसे ही वो विशांत के शब्दों को दोहराने वाला था, उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। बस एक पल के लिए उसने बैंगनी क्रिस्टल को धड़कता हुआ महसूस किया। जब से बैंगनी क्रिस्टल उसके दिल में आया था, वो चैन की नींद सो रहा था। वो उसके दिल की धड़कनों के साथ धीरे धीरे धड़कता था। हर धड़कन घड़ी की सुई की तरह सटीक थी। इसमें कभी कोई अपवाद नहीं था। बैंगनी क्रिस्टल ने तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जब एल्डर शमशेर ने अपनी स्वर्गीय आंख का उपयोग करके आदर्श के पूरे शरीर का 2 बार स्कैन किया। आदर्श को लगा कि अब कुछ असामान्य है, क्योंकि बैंगनी क्रिस्टल अचानक धड़क रहा था। क्या हो रहा है? आदर्श शांत हो गया और ध्यान से ये समझने की कोशिश करने लगा कि धड़कन का कारण क्या है। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके शरीर के भीतर मौजूद बैंगनी क्रिस्टल की उत्पत्ति ने इस दुनिया की किसी चीज से एक हल्का सा संबंध बना लिया है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये संबंध उसे इसकी खोज करने के लिए मार्गदर्शन कर रहा था। क्या बात है? आदर्श उत्सुक था। वो उस जगह का पता लगाना चाहता था जहां सहज रूप से कनेक्शन स्थापित हुआ था, लेकिन वो जानता था कि फॉलन स्टार गेट कितना खतरनाक था। अपने बैंगनी रक्त क्षेत्र साधना स्तर के साथ फॉलन स्टार गेट को पार करना एक व्यस्त सड़क पर चींटी के चलने जैसा था। अगर वो सावधान न रहे तो तुरंत कुचलकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। इसी समय कुछ लोग आसमान से नीचे गिरे। निनाद, गिरीश और प्रवाहिका क्रमशः नीचे गिरे। ऐसा लग रहा था जैसे भंवर के विभिन्न कांटे अंततः गिरते हुए तारा द्वार की ओर ले जा रहे हों। गिरीश और प्रवाहिका के चेहरे पीले पड़ गए थे। जाहिर था उन्होंने बहुत ऊर्जा खर्च कर दी थी। अपने सामने फैली विशाल दुनिया को देखकर वे सभी स्तब्ध थे। विशांत ने निनाद और उसके साथियों को समझाया। इस समय आदर्श गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल के साथ जोड़ता रहा, उस अज्ञात मार्गदर्शन को खोजने की कोशिश करता रहा। आदर्श, अब जाने का समय हो गया है। तभी विशांत की आवाज आदर्श के कानों में गूंजी। उसके हाथ में एक साधारण सा नक्शा था जो अभी अभी बनाया गया था। नक्शे को देखते हुए उसने कहा, मुझे फॉलन स्टार गेट के बारे में बहुत कम जानकारी है। मैंने अपनी याददाश्त के आधार पर एक अनुमानित रास्ता बनाया है। मुझे नहीं पता कि मैं सबको बाहर ला पाऊंगी या नहीं। समूह में विशांत ही वो व्यक्ति थी जो फॉलन स्टार गेट के बारे में सबसे ज्यादा जानती थी। बेतरतीब ढंग से आगे बढ़ने से बेहतर था कि उसके अनुमानों पर अमल किया जाए। चलो चले, इस मुश्किल से पार पाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा, विशांत ने कहा और चलने लगा। निनाद और उसके साथी स्वाभाविक रूप से उसके पीछे पीछे चल पड़े। आदर्श, तुम्हें क्या हुआ है? ये जानकर कि आदर्श हिल नहीं रहा था, विशांत को जिज्ञासा हुई। आदर्श ने हल्की सी आह भरी और अपना सिर उठाकर एक दिशा में देखा। वहां एक धधकता हुआ समुद्र था। यह धधकता हुआ समुद्र शाश्वत अग्नि नरक था जो शुद्ध यांग लपटों को जला रहा था। आदर्श को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि बैंगनी क्रिस्टल की धड़कन का स्रोत ज्वलंत समुद्र के भीतर से आ रहा था और विशांत का मार्ग ज्वलंत समुद्र की विपरीत दिशा में था। ज्वलंत समुद्र को मृत्यु का स्थान माना जाता था, जबकि विशांत ने जीवित रहने का रास्ता चुना। अपनी अंतरात्मा की आवाज का उपयोग करते हुए विशांत का अनुसरण करके फॉलन स्टार गेट को छोड़ने की एक बड़ी संभावना थी, लेकिन आदर्श का ऐसा इरादा नहीं था। उन्होंने कहा, आप लोग आगे बढ़ें, मैं अस्थायी रूप से नहीं जाना चाहता। आदर्श का जवाब सुनकर विशांत हैरान रह गई। उसे लगा कि उसने गलत सुना है। तुमने क्या कहा? मैं वहां जाकर देखना चाहता हूं। आदर्श ने धधकते समुद्र की ओर इशारा किया। विशांत पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। निनाद, गिरीश और उसके साथी सभी अविश्वास से आदर्श को देखने लगे। भले ही उन्हें फॉलन स्टार गेट के बारे में कुछ भी समझ न आया हो, लेकिन वे अंदाजा लगा सकते थे कि वहां का धधकता समुद्र कितना भयानक था। वहां जाना लगभग मौत की ओर जाने वाला रास्ता था। क्या आदर्श पागल था? भाई आदर्श, तुम क्या सोच रहे हो? अगर मैं सिर्फ अटकलों के आधार पर ही रास्ता दिखाऊं तो भी मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, निनाद ने अस्पष्ट स्वर में कहा। यह सही है भाई आदर्श, ये कोई मजाक नहीं है। ये फॉलन स्टार गेट है, उल्कापिंड रसातल की बाहरी परिधि नहीं। फॉलन स्टार गेट की बाहरी परिधि में भी हम बेतरतीब ढंग से जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। इससे मौत हो सकती है, गिरीश ने दोहराया। लेकिन आदर्श ने अपना फैसला कर लिया था। आदर्श को बैंगनी क्रिस्टल के धड़कने का मतलब नहीं पता था, लेकिन आदर्श को सहज ही लग रहा था कि अगर उसने इसकी जांच नहीं की तो उसे पछताना पड़ेगा। मार्शल आर्ट का रास्ता मुश्किलों से भरा था।
हालांकि आदर्श के पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली वस्तु बैंगनी क्रिस्टल थी, फिर भी वो ढिलाई नहीं बरत सकता था। उसे खुद ही कड़ी मेहनत करनी थी। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले कई लोगों ने उन भाग्यशाली घटनाओं की 1% संभावना के लिए रहस्यमय क्षेत्रों की खोज करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया, और उन लोगों के पास कोई मार्गदर्शन नहीं था और न ही वे अनुमान लगा सकते थे कि उन्हें रहस्यमय क्षेत्र से क्या प्राप्त होगा। लेकिन इन लोगों की तुलना में आदर्श के पास बैंगनी क्रिस्टल का मार्गदर्शन था। वो कहीं बेहतर स्थिति में था। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का रास्ता स्वर्ग के विरुद्ध जाना था। अगर वे खतरे के कारण अपने सामने मौजूद सौभाग्यशाली घटना के लिए नहीं लड़ते तो उन्हें मार्शल आर्ट छोड़ देना ही बेहतर होता। आदर्श, क्या तुमने सचमुच मन बना लिया है? तुम उस विशेषज्ञ की गुफा के उस पौराणिक द्वार को खोजने के बारे में तो नहीं सोच रहे होगे, है ना? तुम्हें पता ही होगा कि फॉलन स्टार गेट के जलते हुए नरक की खोज करोड़ों सालों से शक्तिशाली लोगों ने की है। उनकी समझ, उनकी ताकत सब तुम्हारी कल्पना से परे है, फिर भी वे उस जलते हुए नरक का द्वार कभी नहीं खोज पाए। विशांत ने आदर्श को गंभीरता से देखा। उसे वो समझ से परे लगा। तो क्या हुआ अगर उसमें असाधारण प्रतिभा थी? रहस्यमय लोगों की पड़ताल करते समय बैंगनी रक्त क्षेत्र का एक कनिष्ठ व्यक्ति किसी ऋषि से कैसे तुलना कर सकता है? आदर्श ने सिर हिलाया। विशांत असहाय थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदर्श क्या करने की कोशिश कर रहा है। आदर्श के बारे में उसकी समझ के अनुसार वो एक बहुत ही समझदार इंसान था। ठीक है, चूंकि तुमने अपना मन बना लिया है, मैं बस तुम्हें शुभकामनाएं दे सकता हूं। बेशक विशांत आदर्श के साथ जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। ये तो मौत को दावत देने जैसा था। मैं भी आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, आदर्श ने कहा। विशांत ने आह भरी, उम्मीद है। उल्कापिंड रसातल में बिताए 4 घंटों के छोटे से समय में विशांत की अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि आदर्श के पास रहस्य है। खतरे की उसकी समझ और खतरनाक परिस्थितियों से निपटने की क्षमता दूसरों से कहीं बेहतर थी। यदि आदर्श वास्तव में खतरे को भांपने में सक्षम था तो उसके जीवित वापस आने की संभावना हो सकती थी। प्रवाहिका कुछ कहने ही वाला था, लेकिन आदर्श पहले ही गगन धनुष को अपनी पीठ पर लादे हुए जलते हुए नरक की ओर चलना शुरू कर चुका था। छोटी रान, क्या तुम बस? गिरीश ने अपनी बात बीच में ही रोक दी। दूर क्षितिज में आकाश को चीरती जलती लपटें आदर्श की पीठ पर एक उदास अकेलेपन का एहसास करा रही थीं। गर्म हवा चारों ओर नाच रही थी और रोशनी को विकृत कर रही थी। आदर्श का आकार जल्दी ही धुंधला और धुंधला हो गया। प्रवाहिका ने कई बार आदर्श को रोकना चाहा, लेकिन वो अपना मुंह खोलने में कामयाब नहीं हो पाई। क्या हम उसे यूं ही जाने देंगे? मैंने सुना है कि जब ऋषियों ने फॉलन स्टार गेट की जांच की थी तब भी मौतें हुई थी। प्रवाहिका वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि आदर्श जैसा बढ़ता हुआ किशोर जलते हुए नरक में जाने की क्या योजना बना रहा था। विशांत ने कहा, ऋषिगण इसलिए मर जाएंगे क्योंकि वे जलते हुए नरक में बहुत गहरे चले गए थे। आदर्श को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसे मौत का सामना करना पड़े। फिर भी उसके लिए जिंदा वापस आना मुश्किल होगा। हो सकता है उसके पास कोई वजह हो जो उसे वहां जाने पर मजबूर करे। विशांत को यह अनुमान लगा और उसने आदर्श के बारे में सोचना बंद कर दिया। चलो चले। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं था तो ये फॉलन स्टार गेट की बाहरी परिधि होनी चाहिए। अगर हमारी किस्मत ज्यादा खराब नहीं रही तो हम यहां से जिंदा निकल सकते हैं। ठीक है। प्रवाहिका, निनाद और कंपनी ने आदर्श पर एक और गहरी नजर डाली, फिर पीछे मुड़कर फॉलन स्टार गेट के निकास की ओर बढ़ गए। फॉलन स्टार गेट के अंदर बहुत खतरे थे। आदर्श अकेले ही इस यात्रा पर निकल पड़ा। वो अच्छी तरह जानता था कि फॉलन स्टार गेट में अपनी मौजूदा ताकत के साथ वो एक विशाल ज्वार की लहर में एक छोटी सी लहर मात्र है और उसे कभी भी नष्ट किया जा सकता है। उसे बेहद सावधान रहना पड़ा। आदर्श ने अपनी ऊर्जा दृष्टि हर समय खुली रखी और जो कुछ भी देखा उसे गहराई से याद रखा। बैंगनी क्रिस्टल का ऊर्जा पर नियंत्रण न केवल बाहरी दुनिया की ऊर्जा पर प्रभावी था, बल्कि ये उसके आंतरिक ऊर्जा को भी नियंत्रित करने में सक्षम था। आदर्श ने बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग अपने शरीर की सारी युआन क्यूई को इकट्ठा करने के लिए किया। ये एहसास ऐसा था मानो वो एक अदृश्य झिल्ली हो। इसने आदर्श को पूरी तरह से ढक लिया था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया से अलग थलग पड़ गया हो। उसने सावधानी से अपनी पीठ एक चट्टान पर टिका दी। बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि से आदर्श को उन शक्तिशाली प्राणियों की गहरी समझ थी जिससे वो उनसे पहले ही आसानी से बच सकता था। आदर्श को एक अदृश्य रूप से दूर से एक भयानक वीरान जानवर अपनी ओर देखता हुआ महसूस हो रहा था। आदर्श सांस रोके हुए स्थिर खड़ा रहा, मानो वो कोई चट्टान का टुकड़ा हो। आदर्श चट्टान के पास तभी पहुंचा जब वो भयानक उजाड़ जानवर, जिसे उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि से देखा था, धीरे धीरे दूर चला गया। उसने अपनी स्वर्गीय आंख खोली और अपनी ऊर्जा दृष्टि से अपने आसपास का निरीक्षण किया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि 5 किलोमीटर के दायरे में कोई शक्तिशाली उजाड़ जानवर नहीं है, वो उजाड़ जमीन के इस छोटे से हिस्से से तेज गति से यात्रा करने लगा। आदर्श ने बार बार बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि और गिरते हुए तारे के द्वार द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न प्रकार के छलावरण का उपयोग करके कठिनाई से आगे बढ़ने का प्रयास किया। जिस स्थान से वो जलते हुए नरक की ओर निकला था वो केवल 10 किलोमीटर दूर था, फिर भी आदर्श को वहां पहुंचने में पूरे 2 दिन लग गए।
जब तक वो जलते हुए नरक के पास पहुंचा, आदर्श ने 2 दिनों से आराम नहीं किया था। लगातार सतर्क रहने के कारण उसका माथा पसीने से लथपथ हो गया था। आदर्श ने गगन धनुष को कसकर पकड़ लिया और हल्की सांस ली। फॉलन स्टार गेट में गगन धनुष और 1000 सेना कृपाण बस खुद को मानसिक रूप से तसल्ली देने का एक तरीका थे। अगर वो सचमुच किसी वीरान जानवर से मिलता तो ये दोनों हथियार उसके सामने खिलौनों से ज्यादा कुछ नहीं होते। आदर्श अपने वर्तमान स्थान से पहले से ही जलते हुए नरक को पूरी तरह से देख सकता था। जलते हुए नरक के बारे में कहा जा सकता है कि वो अनंत ज्वालाओं से भरा हुआ था जो करोड़ों वर्षों से जल रही थी। लेकिन वास्तव में जब आदर्श उसके पास पहुंचा तभी उसने स्पष्ट रूप से देखा कि वो ज्वालाओं से नहीं बल्कि 5 रंगों वाली प्रकाश धाराओं से भरा हुआ था। ये 5 रंगों वाली प्रकाश धाराएं शुद्ध यांग ची से बनी थीं। वे जलते हुए नरक में नृत्य कर रही थीं और दिव्य बादलों की परतों की तरह ऊपर उठ रही थीं। वे शुभ संकेतों से भरी हुई लग रही थीं। दूर से देखने पर वे आग की लपटों की तरह लग रहे थे जो आकाश को प्रकाशित कर रहे थे। जलते हुए नरक के पास पहुंचते ही आदर्श को लगा कि तापमान अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गया है। उसकी सारी त्वचा जलते हुए नरक की गर्मी से झुलस गई थी, मानो किसी भी क्षण फट जाएगी। शुद्ध यांग क्यूई में आग के साथ कई समानताएं थीं, लेकिन यह आग नहीं थी। लकड़ी का एक टुकड़ा अंधेरे में जलकर रोशनी और गर्मी दे सकता है। वो आग तो थी, लेकिन उसे शुद्ध यांग नहीं कहा जा सकता था। केवल जब कोई तारा जलता है और सूर्य की किरणें उत्सर्जित करता है तो उसे ही शुद्ध यांग माना जाता है। शुद्ध यांग अग्नि को जन्म दे सकता है, लेकिन अग्नि आवश्यक रूप से शुद्ध यांग में विकसित नहीं हो सकती। आदर्श अपने शरीर में युआन क्यूई को लगातार समायोजित कर रहा था। वो जलते हुए नरक में जाने से पहले एक अपेक्षाकृत इष्टतम अवस्था में पहुंचना चाहता था। ओह, यानी आदर्श ने अपनी पुतलियां सिकोड़ ली। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल के साथ जोड़कर उसने अपने शरीर की ऊर्जा को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया और एक निश्वास अवस्था में प्रवेश कर गया। उसने जलते हुए नरक में 6-7 बेसहारा जानवरों को उछलते कूदते देखा। जैसे जैसे वे जमीन पर चल रहे थे, वे जलते हुए नरक की शुद्ध यांग ची भी सांस ले रहे थे। बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि से आदर्श साफ देख सकता था कि ये वीरान जानवर 3 मीटर ऊंचे अग्नि बंदर थे। वे सभी हट्टे कट्टे थे और उनकी आंखें सुनहरी हरी थीं। इस दुनिया की पौराणिक कथाओं में एक पत्थर का बंदर था जिसे सच्ची अराजक अग्नि ने जला दिया था, लेकिन न सिर्फ वो मरा नहीं बल्कि बेसहारा जानवरों के बीच एक महान ऋषि बन गया। ये एक ऐसा अस्तित्व था जो मानव ऋषियों से कहीं बढ़कर था। उसके सामने खड़े अग्नि बंदरों का स्वाभाविक रूप से सच्ची अराजक आग से परिष्कृत पत्थर के बंदर से कोई संबंध नहीं था, लेकिन वे अभी भी आदर्श की क्षमता से बहुत दूर थे। ऐसे वीरान जानवर जो आसानी से जलते हुए नरक से गुजर सकते थे और उसकी शुद्ध यांग क्यूई को सांस के माध्यम से ग्रहण कर सकते थे, निश्चित रूप से उत्परिवर्तित 3 आंखों वाले मकड़ी आदर्श से पहले सामना किए गए मकड़ी से अधिक शक्तिशाली थे। बंदरों का ये झुंड सचमुच परेशान करने वाला है। आदर्श ने अपनी पीठ एक चट्टान से टिका ली और हिला तक नहीं। अगर बैंगनी क्रिस्टल ने उसकी ऊर्जा को उसके शरीर में बंद न कर दिया होता, तो अगर इन अग्नि बंदरों में से किसी ने भी देख लिया होता तो उसकी किस्मत साफ हो जाती। आदर्श को फॉलन स्टार गेट पर पहुंचने पर ही एहसास हुआ कि उसकी शक्ति कितनी नगण्य है। यहां कोई भी बेतरतीब अस्तित्व उसे आसानी से खत्म कर सकता था। इससे आदर्श जलते हुए नरक की जांच करने के लिए और भी अधिक दृढ़ हो गया। वो जानना चाहता था कि बैंगनी क्रिस्टल क्या पुकार रहा था। आदर्श इन अग्नि वानरों की मौजूदगी में जलते हुए नरक में प्रवेश नहीं कर सकता था। जलते हुए नरक में प्रवेश करते हुए, उसे अनदेखा करते हुए, आदर्श ने उनके आसपास रहते हुए जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं की। अगर वो अचानक वहां से चला जाता तो अग्नि वानरों द्वारा उसे खोज लिया जा सकता था। उसे चुपचाप इंतजार करना होगा। लेकिन अग्नि बंदर तो मानो यहां खेती करने के आदी हो गए थे। कई वीरान जानवर महीनों, सालों या उससे भी ज्यादा समय तक खेती करते थे, चांद और सूरज का सार सांसों में लेते हुए। आदर्श के बालों से पसीने की बूंदें टपक रही थी। जैसे ही पसीने की बूंदें बैंगनी क्रिस्टल के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलती, वे जलते हुए नरक के उच्च तापमान के कारण तुरंत वाष्पित हो जाती। आदर्श चुपचाप समय गिन रहा था। उसने अनुमान लगाया कि उसे यहां कम से कम 20 घंटे इंतजार करते हुए हो गए होंगे। गिनती करने पर वो फॉलन स्टार गेट के भीतर 3 दिन बिता चुका था। वो जितना ज्यादा देर यहां रुकता, दुर्घटना होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती, और लगातार 3 दिनों तक आराम या नींद न लेने के कारण आदर्श की शारीरिक शक्ति कम होने लगी थी। अत्यधिक तनाव के कारण उसकी मानसिक शक्ति भी कमजोर होती जा रही थी। आदर्श ने दांत पीस लिए और कोई ढिलाई नहीं बढ़ती। वो ऊर्जा दृष्टि को बनाए रखने में लगा रहा। यही उसकी जिंदगी का सहारा था। ऊर्जा दृष्टि के बिना आदर्श अपनी स्वर्गीय आंखों की मदद से कई छिपे हुए वीरान जानवरों का पता नहीं लगा पाता। शुक्र है, वीरान जानवरों में क्षेत्रीयता की गहरी समझ थी। जलते हुए नरक में रहने वाले अग्नि वानरों के इस समूह का एक खास दर्जा था। जब वे यहां रहते थे तो कोई भी वीरान जानवर उनके पास नहीं आता था। इससे आदर्श की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। समय फिर बीत गया और 2 घंटे और बीत गए।
तभी जलते हुए नरक में अचानक एक तीखी चीख सुनाई दी। ज्याओ। ये किसी चिड़िया की आवाज जैसी थी। हालांकि उसकी मधुर आवाज आदर्श की कल्पना की सीमाओं से परे थी। इस चिड़िया की आवाज हवा में लहरें पैदा कर रही थी, मानो किसी शॉक वेव के कारण बिखरकर फट गई हों। पेंग। इस अचानक ध्वनि तरंग ने आदर्श के रक्त प्रवाह को उलट दिया। उसकी हृदय गति रुक गई, उसके अंगों में तेज दर्द हुआ और उसके दोनों कानों से खून बहने लगा। ये कौन सा राक्षस है? आदर्श को सोचने का वक्त ही नहीं मिला। उसने अपने शरीर की चोटों को नियंत्रित करने के लिए जल्दी से एक अवशेष खा लिया। इसी समय जलते हुए नरक में एक भयंकर हवा चल पड़ी। शांत अग्नि रंग की शुद्ध यांग लपटें भयंकर हवा के कारण अस्त व्यस्त हो गईं। एक इंद्रधनुषी रंग का अग्नि पक्षी, जिसके सुंदर पंख थे और जिसका पंख फैलाव 10 मीटर से अधिक था, जलते हुए नरक की गहराई से बाहर आया। ये अग्नि पक्षी फिनिक्स जैसा दिख रहा था। इसके नुकीले पंजे थे और इसका शरीर आग की लपटों से जल रहा था। जलते हुए नरक में जो भयंकर तूफान चल रहा था, वो असल में अग्नि पक्षी के पंखों के फड़फड़ाने की वजह से था। जलते हुए नरक की परिधि में अग्नि पक्षी के खेल खेलने वाले वानरों के समूह ने एक अजीब सी आवाज निकाली, इससे पहले कि वे जलते हुए नरक के भीतर से बाहर निकलते हुए अग्नि पक्षी को अचानक देखते ही तितर बितर हो जाते। अग्नि पक्षी की सुनहरी आंखों में शीतलता झलक रही थी। उसने अपने तीखे पंजे फैलाए और बिजली की गति से 2 अग्निबंदरों को पकड़कर ऊपर उड़ गया। दहाड़ दहाड़। अग्निबंदर गुस्से से दहाड़ने लगे। वे भी शक्तिशाली वीरान जानवर थे, इसलिए जब उन्हें अचानक पकड़ लिया गया तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से प्रतिरोध किया। उन्होंने अपनी मजबूत भुजाओं से अग्नि पक्षी के पंजों को पकड़ लिया, उन्हें तोड़ने की उम्मीद में, लेकिन सब बेकार। पंजा अग्निबंदरों की अंतड़ियों में किसी तेज तलवार की तरह कट गया। दोनों अग्निबंदरों के शरीर के सभी छिद्रों से खून बहने लगा तथा उनके शरीर ऐंठ गए। अग्नि पक्षी उन दोनों अग्नि वानरों की लाशों को एक पत्थर के पहाड़ पर ले आया। वो एक गिरते हुए पत्थर की तरह पहाड़ की चोटी पर गिरा और ढेर सारे लाल पत्थरों को चकनाचूर कर दिया। आदर्श शुरू से आखिर तक सांस रोके रहा। वो बेहद हैरान था। इतने ताकतवर अग्निबंदरों को इस अग्नि पक्षी ने बिना किसी प्रतिरोध के मार डाला। ये अग्नि पक्षी तो मानो स्वर्ग को चुनौती देने वाला था। ये कौन सा पक्षी था? क्या यह रेनबो ब्लड फेदर था? आदर्श को वैभव दिव्य साम्राज्य के वन्य दिव्य हॉल 6 में रखी शुद्ध यांग आदिम प्रजाति की मूर्ति याद आई। मूर्ति एक इंद्रधनुषी रक्त पंख की थी, लेकिन इसकी तुलना में इस अग्नि पक्षी से कुछ अंतर थे। दरअसल जब कई वीरान जानवर इस स्तर तक पहुंचते हैं तो उन सभी में अपनी अपनी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। उनके पालन पोषण और उनके द्वारा खाए गए खजानों के कारण उनके द्वारा ग्रहण किया गया स्वर्ग पृथ्वी का सार भी अलग अलग होता है। इसलिए उनके रूप और क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं। ओह, इसकी पीठ में चोट लगी है। आदर्श ने अग्नि पक्षी की पीठ की ओर देखा। वहां एक भयानक घाव था, मानो भाले से छेदा गया हो। घाव लगभग एक वॉश बेसिन जितना बड़ा था। उसके आसपास का मांस फट गया था, जिससे सफेद हड्डियां और अंदरूनी अंग दिखाई दे रहे थे। घाव के किनारों पर जलने के निशान थे। इससे आदर्श की धड़कनें रुक सी गईं। भला ऐसा कौन सा अस्तित्व होगा जो इतने शक्तिशाली अग्नि पक्षी को चोट पहुंचा सके? घाव नया लग रहा था और ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि अग्नि पक्षी जलते हुए नरक के भीतर गहरे में घायल हो गया था। यह जलता हुआ नरक। आदर्श ने अपनी सांस रोक ली। अगर जलते हुए नरक में कुछ ऐसा था जो अग्नि पक्षी को नुकसान पहुंचा सकता था, तो अगर वो अंदर जाता, इस प्रकार का अस्तित्व अपनी शक्ति के मात्र 1% से ही उसे नष्ट कर सकता है। तभी पत्थर के पहाड़ की चोटी पर अग्नि पक्षी ने दोनों अग्नि वानरों की लाशें खाना शुरू कर दिया। उसने अग्नि वानरों के अंग नोचकर उन्हें पूरा निगल लिया। अग्नि बंदरों के भीतर की शुद्ध यांग ऊर्जा अग्नि पक्षी द्वारा अवशोषित कर ली गई और धीरे धीरे उसकी पीठ पर घाव भरने लगा। कई शक्तिशाली निर्जन जानवरों में अत्यंत शक्तिशाली उपचार क्षमताएं होती थीं। ये अग्नि पक्षी भी कोई अपवाद नहीं था, लेकिन उसकी पीठ पर लगे घाव में किसी रहस्यमयी ऊर्जा का संचार था। एक बार घाव भर जाने पर वो फिर से टूट जाता था। ये सिलसिला बार बार चलता रहा। तो अग्नि पक्षी ने अग्नि बंदर को इसलिए खाया ताकि वो ठीक हो सके। लेकिन उसे क्या चोट लगी? आदर्श ने पलटकर जलते हुए नरक की ओर देखा। जलते हुए नरक के बाहरी इलाके में रहने वाले अग्नि बंदर बहुत पहले ही भाग गए थे। बची थी तो बस शांत 5 रंगों वाली जलती हुई लपटें। ये एक रहस्यमयी प्रभामंडल की तरह था जो जलते हुए नरक के नीचे की दुनिया को ढक रहा था। वहां क्या था? अग्नि पक्षी ने अग्नि बंदरों की लाशें खत्म करने के बाद अपने पंख फैलाए और उड़ गया। आदर्श ने गगन धनुष को कसकर पकड़ लिया और अपने शरीर को चमकाते हुए वो आग के विशाल समुद्र में जा गिरा। जलते हुए नरक में 5 रंगों वाली धुंध की परतें बन गई। शुद्ध यांगची के अत्यधिक संचय से बनी इस ज्वाला का तापमान भयानक था। आदर्श को लगा कि यह जलता हुआ नरक दिव्य वन में स्थित सूर्य के समान है। जलते हुए नरक में प्रवेश करना स्वयं सूर्य में प्रवेश करने जैसा था। आदर्श के साधना स्तर के कारण उसके लिए शुद्ध यांग ज्वालाओं की प्रचंड गर्मी को सहन करना असंभव था। वो केवल बैंगनी क्रिस्टल पर ही निर्भर था।
बैंगनी क्रिस्टल के ऊर्जा नियंत्रण से वो जलते हुए नरक के भीतर की समृद्ध शुद्ध यांग ऊर्जा को रोक सकता था। बज़ आदर्श ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल के साथ जोड़ा और इससे एक सुनहरा सर्पिल बन गया। हालांकि ये सर्पिल अंदर की बजाय बाहर की ओर जा रहा था। इससे पहले आदर्श ने बैंगनी क्रिस्टल के साथ जो सर्पिल बनाए थे उनका उपयोग ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए किया गया था। हालांकि इस बार वो इसका उपयोग ऊर्जा को दूर करने के लिए कर रहा था। शुद्ध यांग ऊर्जा की लहरें घटती हुई ज्वार की तरह बिखर गईं, जबकि आदर्श जलते हुए नरक के दूर छोर की ओर ऐसे भागा जैसे वो पानी में मछली हो। फॉलन स्टार गेट के अंदर जलता हुआ नरक एक विशाल गड्ढे के आकार का था। ये जलता हुआ नरक जमीन के नीचे गहराई तक फैला हुआ था। वो जितना नीचे गया, जलती हुई लपटों का तापमान उतना ही बढ़ता गया। यद्यपि आदर्श के पास उसकी रक्षा के लिए बैंगनी क्रिस्टल था, फिर भी उसे गर्मी महसूस हो रही थी। चूंकि शुद्ध यांग क्यू बहुत सघन था और आदर्श की आध्यात्मिक ऊर्जा सीमित थी, वो बैंगनी क्रिस्टल को नियंत्रित तो कर सकता था, लेकिन वो अपूर्ण था। कभी कभी कुछ शुद्ध यांग क्यू बैंगनी क्रिस्टल की सुरक्षा से रिस कर आदर्श की मध्याह्न रेखाओं में प्रवाहित हो जाती थी। इस शुद्ध यांग क्यू के शरीर में प्रवेश करने मात्र से ही आदर्श को अचानक ऐसा लगा जैसे उसके अंगों में आग लग गई हो। ऐसा लग रहा था मानो सिर्फ जलन से ही उसका शरीर जलने लगा हो। इतनी शक्तिशाली शुद्ध यांग ऊर्जा। आदर्श ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी युआन क्यू को चरम सीमा तक प्रवाहित किया। बैंगनी क्रिस्टल और वैभव दिव्य पवित्र तकनीक का उपयोग करते हुए आदर्श अपने शरीर में प्रवेश करने वाली शुद्ध यांग ऊर्जा के अंश को बमुश्किल नियंत्रित कर पाया। फिर उसने धीरे धीरे उसे परिष्कृत किया, उसे अपनी मेरिडियन में प्रवेश कराया, धीरे धीरे उसे अपने डेंटियन में संचित किया और उसे अपनी शक्ति का हिस्सा बना लिया। जब शुद्ध यांग ऊर्जा का अंश उसके भीतर समा गया तो आदर्श को अपनी युआन क्यूई का गाढ़ापन महसूस हुआ। उसकी वैभव दिव्य पवित्र तकनीक भी विकसित हो गई थी। यदि वो इस शुद्ध यांग जलते हुए नरक में लंबे समय तक वैभव दिव्य पवित्र तकनीक की साधना कर सके तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन ये जगह बहुत खतरनाक थी। अगर यहाँ बैंगनी क्रिस्टल न होता तो यहाँ साधना करते समय उसकी शुद्ध यांग ऊर्जा से उसकी शिरोबिंदु आसानी से जल जाती। इसके अलावा फॉलन स्टार गेट के भीतर कई तरह के शक्तिशाली उजाड़ जानवर भी थे। यही सबसे बड़ा खतरा था। आदर्श अपनी पूरी यात्रा में सावधान रहा। उसने अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत रहने के लिए अपनी ऊर्जा दृष्टि का प्रयोग किया। शुद्ध यांग जलते हुए नरक में, चाहे वो किसी की धारणा हो या दृश्यता, वे सभी अनियंत्रित ऊर्जा से बहुत कमजोर हो गए थे। सिर्फ आदर्श ही नहीं, यहाँ तक कि निराश्रित जानवरों को भी यही समस्याएं थीं। अगर कोई मानव ऋषि यहाँ आता तो उसे भी यही अनुभव होता। लेकिन आदर्श की ऊर्जा दृष्टि लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में थी। वो इस दायरे में किसी भी तरह की परेशानी का संकेत साफ साफ देख सकता था। आदर्श ने एक छोटे पहाड़ के आकार का एक वीरान जानवर देखा। उसका शरीर लाल रंग के कवच से ढका हुआ था। वो एक लाल पत्थर जैसा था जो जलते हुए नरक में चुपचाप छिपा हुआ था। उसका सिर और अंग दिखाई नहीं दे रहे थे। वे सब उसके शल्क कवच के अंदर सिमटे हुए थे, मानो वो शीत निद्रा में हो। आदर्श को दिव्य निर्जन क्षेत्र की पुस्तक में इस लाल शल्क वाले वीरान जानवर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वो शीत निद्रा में है या नहीं, फिर भी वो उसके आसपास जाने के लिए बेहद सावधानी बरतता था। जलते हुए नरक की कीप जैसी आकृति के कारण ये ऊपर की तुलना में नीचे से संकरा था। आदर्श सीधा नीचे की ओर बढ़ रहा था, इसलिए उसे जलती हुई नरक की दीवारें दिखाई दे रही थीं। यह अजीबोगरीब दांतेदार चट्टानों का एक विस्तृत विस्तार था। वे गहरे लाल रंग के थे, मानो लाल गर्म लोहा हो। ओह, इस जलते हुए नरक में बेसहारा जानवरों की बची हुई हड्डियां आसानी से जलकर राख हो सकती हैं, फिर भी ये चट्टानें यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। आदर्श को यह अजीब लगा, इसलिए उसने अपनी समझ का इस्तेमाल करके दीवार को टटोला, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं था। वे साधारण चट्टानें लग रही थीं, वास्तव में आकर्षक। आदर्श के मन में अचानक एक विचार आया। सामान्य परिस्थितियों में इस जलते हुए नरक को बाहरी दुनिया के साथ कोई सीमा नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि अगर कोई सीमा थी तो उस सीमा को शुद्ध यांग अग्नि से जला दिया जाना चाहिए था। वो इसे समझ नहीं पाया, न ही आदर्श इसके बारे में सोचता रहा। उसे बस यही लग रहा था कि कोई अदृश्य नियम है जो जलते हुए नरक को रोक रहा है ताकि लपटें सीमा पार न कर सके। जलते हुए नरक में दसियों किलोमीटर अंदर जाने पर आदर्श की नजर किसी चीज पर पड़ी। जब आदर्श ने उस पर ध्यान केंद्रित किया तो उसे पता चला कि वो एक बचा हुआ कंकाल था। कंकाल 10 मीटर से भी ज्यादा लंबा था और बिल्कुल अधूरा लग रहा था। वो अब ये नहीं बता पा रहा था कि ये कौन सा वीरान जानवर था। ये कंकाल शुद्ध यांग अग्नि से जलकर खाक हो गया था, जिससे उसमें दरारें पड़ गई थीं। इसके भीतर की वीरानों की शक्ति पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि ये वीरान पशु कंकाल जल्द ही जलकर राख हो जाएगा। जलते हुए नरक में किसी भी लावारिस पशु की लाश को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता था। खजाने से भरी एक लावारिस पशु की लाश यहाँ की शुद्ध यांग लपटों द्वारा धीरे धीरे नष्ट कर दी जाती थी। अफसोस की बात है, आदर्श ने अपना सिर थोड़ा हिलाया।
अगर ये शुद्ध यांग लपटों से न जला होता और वो इस अनजान उजाड़ जानवर की लाश वापस ले आता तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती और वो इसे भारी मात्रा में ड्रैगन स्केल रूनों के बदले में बदल सकता था। ये सब धन था जिससे वो अनेक संसाधनों के बदले में धन कमा सकता था। आदर्श के दिल में एक टीस सी उठी, काश ये बेसहारा जानवर जलते हुए नर्क के बाहर ही मर जाते। इन्हें यहाँ जलाऊ लकड़ी की तरह जलने के लिए छोड़ देना स्वर्ग के खजानों की बर्बादी है। छोड़ो भी, बैंगनी क्रिस्टल के साथ मेरे लक्ष्य ऐसे दायरे तक सीमित नहीं होने चाहिए। ये तो बस एक अनजान वीरान जानवर की बची हुई हड्डियां हैं। भविष्य में मेरे अपने मार्शल आर्ट के रास्ते पर ऐसी हड्डियां पीछे मुड़कर देखने पर कुछ भी नहीं लगेंगी। मेरा दायरा इतना छोटा नहीं है तो क्या हुआ अगर मुझे इस वीरान जानवर की लाश न मिली। यद्यपि आदर्श ने ऐसा कहा, फिर भी उसने अवशेष कंकाल से कुछ हड्डियां उठाईं जो देखने में अच्छी लग रही थीं और उन्हें चुपचाप अपने अंतरिक्षीय वलय में रख दिया। जैसे जैसे वो नीचे की ओर बढ़ता गया, बैंगनी क्रिस्टल का मार्गदर्शन अभी भी रुक रुक कर हो रहा था, लेकिन उसकी दिशा बिल्कुल स्पष्ट थी। वो जलते हुए नरक के दूर छोर पर था। कई किलोमीटर नीचे उतरने के बाद भी आदर्श पहले की तरह सतर्क था। इस पल उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पतली सी झिल्ली से होकर गुजरा हो। इस झिल्ली के नीचे शुद्ध यांग ज्वालाएं प्रकट हुईं जो मूल 5 रंगों से 7 रंगों में परिवर्तित हो गईं। ये 7 रंगों वाली चमक दुनिया के सबसे खूबसूरत बादलों जैसी थी। ये रहस्य और सुंदरता से भरी थी, लेकिन खतरों से भी भरी थी। बादलों के भीतर शुद्ध यांग लपटें इकट्ठी होकर पक्षियों या जानवरों की आकृतियां बना रही थीं। वे बेहद जीवंत लग रही थीं, मानो इन लपटों में कोई आध्यात्मिक अंश छिपा हो। इस गहराई तक पहुंचने पर आदर्श को बैंगनी क्रिस्टल को नियंत्रित करने में कठिनाई होने लगी। बैंगनी क्रिस्टल की सुरक्षा से रिसकर आदर्श के शरीर और उसकी मेरिडियंस में और भी ज्यादा शुद्ध यांग क्यों प्रवाहित होने लगी। इस क्रूर ऊर्जा पर काबू पाने के लिए आदर्श को अत्यधिक दर्द का अनुभव करना पड़ा। साथ ही उसकी युवान क्यूई लगातार गाढ़ी होती जा रही थी। इससे आदर्श को एक अजीब सा आनंद महसूस हो रहा था। यहाँ जलते हुए नरक में साधना करने के लिए इसे दर्द और आनंद जैसे शब्दों से वर्णित किया जा सकता है। अचानक आदर्श को अपने शरीर के भीतर बैंगनी क्रिस्टल की धड़कन महसूस हुई, जो अचानक थोड़ा और तेज हो गया। ये एक मामूली बदलाव था, फिर भी आदर्श बेहद खुश था। क्या ये यहाँ है? आदर्श ने अपनी सांस रोक ली और बैंगनी क्रिस्टल के मार्गदर्शन का पालन करते हुए धधकते बादलों से गुजरा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, अंतिम प्रयास में असफल न हो जाए इसके लिए वो और भी ज्यादा सावधान होता गया। आदर्श के सामने दूर तक एक पत्थर की चट्टान फैली हुई थी। जिस जगह की ओर बैंगनी क्रिस्टल इशारा कर रहा था वो इसी पत्थर की दीवार के भीतर थी। पत्थर की दीवार? आदर्श ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। ये पत्थर की दीवार अजीब नहीं लग रही थी। क्या इसमें कोई तंत्र हो सकता है? आदर्श ने हाथ बढ़ाकर पत्थर की दीवार को छुआ। पत्थर की दीवार झुलसा देने वाली गर्म थी। बैंगनी क्रिस्टल से हाथ की रक्षा के बावजूद आदर्श को यह असहनीय लग रहा था। उसे कुछ नहीं मिला, फिर भी बैंगनी क्रिस्टल इधर ही इशारा कर रहा था। इस पत्थर की दीवार में जरूर कुछ अजीब बात थी। जलते हुए नर्क का तापमान इतना ज्यादा था, फिर भी वो इस पत्थर की दीवार को जला या पिघला नहीं पा रहा था। आदर्श ने अपना सहस्र कृपाण निकाला और चट्टान का एक टुकड़ा काट डाला। आदर्श ने अपने हाथ में लिए गहरे लाल पत्थर को बार बार जांचा, लेकिन उसे उसमें कुछ खास नहीं मिला। आदर्श ने वैभव दिव्य पवित्र तकनीक प्रसारित की और चट्टान में युआन क्यूई इंजेक्ट किया। पेंग! चट्टान फट गई और धूल में बदल गई। ये धूल जलते हुए नरक पर फैल गई, फिर भी ये शुद्ध यांग लपटों से जलकर राख नहीं हुई। आदर्श ने गहरी सांस ली। पिछले करोड़ों वर्षों में अनगिनत ऋषि मुनियों ने फॉलन स्टार गेट का दौरा किया था और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश की थी, लेकिन वे सभी असफल रहे। इसके परिणाम स्वरूप पिछले 10 लाख वर्षों में कई शक्तिशाली हस्तियों की फॉलन स्टार गेट के प्रति रुचि कम हो गई। फॉलन स्टार गेट के रहस्य बहुत अच्छी तरह छिपे हुए थे। वो बैंगनी क्रिस्टल से भी इन रहस्यों को उजागर नहीं कर पाया। जब आदर्श इस निष्कर्ष पर पहुंचा तो उसने अपना मन शांत किया। आदर्श ने बैंगनी क्रिस्टल की दृष्टि खोली और चिकनी पथरीली सतह का पता लगाया। बैंगनी क्रिस्टल के दर्शन से पत्थर का चेहरा चमक उठा। रहस्यमयी ऊर्जा के धागे एक साथ इकट्ठा हो गए और ये ऊर्जा बाहर की ओर प्रस्फुटित होने में असमर्थ थी, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये विवश है। जैसे ही आदर्श ने दीवार की ओर देखा, उसके दिमाग में एक शानदार विचार कौंधा। उसने सहस्र कृपाण उठाया और उस जगह पर वार करने से पहले जहां ऊर्जा केंद्रित थी उसमें दीप्तिमान सूर्यची का इंजेक्शन लगाया। पेंग! दीप्तिमान सनक्यू फट गया और ये कट आदर्श की ऊर्जा दृष्टि में स्थिर जल के कुंड में घुसे किसी भारी पत्थर जैसा था। ऊर्जा का बंधन टूट गया और सारी ऊर्जा बाहर निकल गई। अंततः प्रकाश का एक रहस्यमयी चमकीला काला धब्बा बन गया। ये धीरे धीरे पत्थर की दीवार की सतह तक पहुंच गया। प्रकाश के उस पुतले के ऊपर चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह था। इससे ताजगी का एहसास होता था। ये है। आदर्श का दिल धड़क उठा। आखिरकार उसे कुछ अनोखा मिल गया था। प्रकाश का ये काला धब्बा केवल आदर्श की बैंगनी क्रिस्टल ऊर्जा दृष्टि का उपयोग करके देखा जा सकता था। ये नग्न आंखों के लिए अदृश्य था।
आदर्श कुछ देर झिझका, फिर ध्यान से उस काले प्रकाश के कण को छुआ। छूने पर वो प्रकाश का कण गर्म नहीं था, बस उससे हल्की सी गर्मी निकल रही थी। आदर्श को ऐसा लगा जैसे वो किसी गर्म जेट के टुकड़े को छू रहा हो। आदर्श ने प्रकाश के गोले को हिलाने का प्रयास किया, ये देखने की उम्मीद में कि क्या इसमें कोई तंत्र है, लेकिन वो असफल रहा। प्रकाश का वो गोला बाहरी शक्तियों के लिए अभेद्य था। आदर्श का हाथ सीधे उसके आर पार चला गया। आदर्श को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बार बार कोशिशें नाकाम होने के बाद उसने बैंगनी क्रिस्टल का इस्तेमाल करके प्रकाश के गोले में मौजूद ऊर्जा को सोखने की कोशिश भी की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ये ऊर्जा कुछ खास तकनीकों में बंद थी जो उसे सोखने से रोक रही थी। बैंगनी क्रिस्टल का ऊर्जा पर नियंत्रण सर्वशक्तिमान नहीं था। जब आदर्श वन्य क्षेत्र के दिव्य हॉल में था, तब भी महान यान स्वर्ण के माध्यम से आदिम प्रजातियों की ऊर्जा को अवशोषित करना बेहद मुश्किल था। कुछ घंटे बीत गए। आदर्श ने तरह तरह के तरीके आजमाए, लेकिन प्रकाश का बूंद स्थिर रहा। आदर्श के पास कोई उपाय नहीं बचा था। बैंगनी क्रिस्टल का इस्तेमाल करके उसे एक रहस्यमयी प्रकाश बिंदु मिला था। वो क्या था? क्या बैंगनी क्रिस्टल की धड़कन इस बूंद के कारण थी? आदर्श ने बहुत बड़ा जोखिम उठाया था, लेकिन जैसे ही उसे इस जगह के पीछे के रहस्यों का पता चला, वो उसे तोड़ नहीं पाया। इससे वो निराश हो गया। वो खाली हाथ तो नहीं लौट सकता था, लेकिन अगर वो यहीं रुकता तो उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। अरे रुको! अचानक आदर्श को एक विचार आया। वो कुछ कदम किनारे की ओर बढ़ा और धीरे धीरे चलते हुए उसने बैंगनी क्रिस्टल के बदलावों पर ध्यान केंद्रित किया। बैंगनी क्रिस्टल के मार्गदर्शन से आदर्श को दूसरा स्थान ढूंढने में मदद मिली। इस जगह आदर्श की आंखें चमक उठीं। यहां एक और ऊर्जा केंद्र बिंदु भी था। आदर्श ने उस पर सहस्त्र कृपाण से वार किया। ऊर्जा संतुलन एक बार फिर टूट गया और एक और ऊर्जा बूंद पत्थर की दीवार की सतह पर आ गई। प्रकाश का यह बिंदु पहले बिंदु के आकार के लगभग समान था, लेकिन इसका रंग भिन्न था। पहला प्रकाश बिंदु काला था, लेकिन यह प्रकाश बिंदु गहरे लाल रंग का था। वहां केवल एक प्रकाश बूंद नहीं थी। आदर्श ने खोज जारी रखी और बैंगनी क्रिस्टल के मार्गदर्शन में उसे एक के बाद एक और प्रकाश के धब्बे मिले। इन प्रकाश के धब्बों के बीच की दूरी कभी दूर थी, कभी पास, और वे बेतरतीब ढंग से रखे हुए प्रतीत होते थे। लेकिन रंग केवल दो प्रकार के थे, काला और गहरा लाल। वहां बहुत सारे हैं। आदर्श ने कुछ घंटों में 100 से अधिक प्रकाश बिंदुओं की खोज की। ये सभी प्रकाश बिंदु पत्थर की दीवार के भीतर बिखरे हुए थे और अत्यंत शानदार लग रहे थे। क्या ये एक विशाल सरणी हो सकती है? जब आदर्श ने ये प्रकाश के धब्बे देखे तो उसके मन में यही पहला विचार आया। यह संभवतः किसी अद्वितीय विशेषज्ञ द्वारा स्थापित व्यूह रचना थी। आदर्श को व्यूह रचना के तरीकों की बहुत कम समझ थी और वो वैभव दिव्य साम्राज्य के व्यूह रचना विशेषज्ञों से भी कमतर था। वो एक सामान्य व्यूह रचना को तोड़ नहीं सकता था, एक अद्वितीय व्यूह रचना को तो और भी कम। अब आदर्श के पास प्रकाश के इन असंख्य बिंदुओं के सामने बेखबर था। ये पहेली बहुत कठिन है, आदर्श ने भौहें चढ़ाईं। पिछले करोड़ों वर्षों में कई ऋषिगण गिरते हुए तारों के द्वार की खोजबीन करके खाली हाथ लौटे हैं। वे प्रकाश के इन बिंदुओं को भी नहीं खोज पाए। बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि के बिना भले ही वे प्रकाश की बूंदें उत्पन्न कर लें, वे उसे देख भी नहीं सकते थे। और वहां इतने सारे प्रकाश बिंदु थे कि उन सभी को जादू से उत्पन्न करना बेहद असंभव था। अब आदर्श के पास बैंगनी क्रिस्टल के साथ सब कुछ था, फिर भी वो प्रकाश बूंद सरणी को समझ नहीं सका। ये सोचकर आदर्श उलझन में पड़ गया कि हंसे या रोए। वो सफलता से बस एक कदम दूर था। इतनी मेहनत और इतना जोखिम उठाने के बाद क्या वो असफल होने वाला था? अरे रुको! आदर्श का दिल धड़क उठा। पर्पल क्रिस्टल का दिल अचानक एक अजीब सी धड़कन से भर गया। एक अस्पष्ट भावना ने आदर्श को अपनी सांस रोकने पर मजबूर कर दिया। अब क्या है? यह एहसास प्रकाश के धब्बों से पैदा होने वाली छोटी छोटी धड़कनों से बिल्कुल अलग था। इससे आदर्श का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यही इस सरणी का मुख्य बिंदु हो सकता है? आदर्श ने बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके अपने शरीर की सारी ऊर्जा को एकत्रित किया और फिर धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंचा जिसे बैंगनी क्रिस्टल ने पहचाना था। एक पत्थर के जंगल के चारों ओर घूमने के बाद जहां पत्थर खड़ी तलवारों की तरह लग रहे थे, आदर्श ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि पत्थर के जंगल के पीछे क्या था। पत्थर के जंगल के पीछे एक कुंड था। अचानक कुंड में एक विशाल फूल खिल गया। फूल का तना 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था और उसे पूरी तरह से घेरने के लिए लगभग 4-5 लोगों को उसे गले लगाना पड़ता था। इसके विशाल पत्ते घरों के आकार के थे। फूल पूरी तरह खिला हुआ था और उसमें 7 पंखुड़ियां थीं। हर पंखुड़ी का अपना रंग था। पंखुड़ियां मोटी और बेहद खूबसूरत थीं। ये 7 रंगों वाला फूल था और ये 7 रंग सप्तरंगी दीप्ति के 7 रंगों के अनुरूप थे। ये देखकर रूह तक हिल जाती थी। आकर्षक! आदर्श ने पहली बार इतना बड़ा फूल देखा था। आदर्श को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि ये फूल जलते हुए नर्क में उग रहा था। यहाँ का तापमान इतना ज्यादा था कि शुद्ध यांग तत्व के जानवर भी अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। फिर भी ये रहस्यमयी फूल यहाँ पूरी तरह खिल पाया। ये दिव्य निर्जन क्षेत्र अनंत वैभव से भरा हुआ था।
इसमें असंख्य शक्तिशाली वीरान जानवर थे और साथ ही एक रहस्यमयी फूल भी था। हालांकि वो रहस्यमयी फूल सुंदर था, लेकिन वो इस समूह का मुख्य आकर्षण नहीं था। संभवतः वो कोई आकर्षक पौधा था जो जलते हुए नरक में उगता था। ओह, यानी? आदर्श ने अचानक अपनी सांस रोक ली। उसने देखा कि विशाल फूल के ठीक बीच में एक रहस्यमयी लौ चुपचाप जल रही थी। ये ज्वाला भी 7 रंगों वाली थी। इससे एक हल्का सा प्रभामंडल निकल रहा था, जिससे उसे स्वप्न जैसा महसूस हो रहा था। आदर्श ने बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि का उपयोग करके उसे देखा। 7 रंगों वाली ज्वाला एक छोटे से सूर्य की तरह थी। उससे असीम चमक और ऊष्मा निकल रही थी। उसने ऊर्जा दृष्टि को 7 सुंदर रंगों से भर दिया। क्या यह हो सकता है? आदर्श ने अपनी सांस रोक ली। उसे शुद्ध यांगची पर पहले पढ़ी गई जानकारी याद आ गई। वैभव दिव्य पवित्र तकनीक में भी कुछ अभिलेख थे। ये संभवतः शुद्ध यांग आत्मा थी। जब शुद्ध यांग क्यू असीम रूप से मोटी हो जाती है तो ये बहुत लंबे समय के बाद शुद्ध यांग आत्मा को जन्म देती है। एक शुद्ध यांग आत्मा किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से रूपांतरित कर सकती है, जिससे उसे शुद्ध यांग शरीर प्राप्त हो सकता है। साथ ही शुद्ध यांग आत्मा एक अत्यंत महान उपहार था, जिसने वैभव दिव्य पवित्र तकनीक के साधकों को समृद्ध किया। यदि कोई योद्धा शुद्ध यांग आत्मा को अवशोषित कर ले और फिर वैभव दिव्य पवित्र तकनीक की साधना करे तो साधना की गति में जबरदस्त वृद्धि होगी। शुद्ध यांग आत्मा द्वारा संचालित वैभव दिव्य पवित्र तकनीक चालें भी अत्यंत शक्तिशाली थीं। मैं वास्तव में एक शुद्ध यांग आत्मा का सामना करने में कामयाब रहा। आदर्श का दिल जोर से धड़क रहा था। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। हालांकि आदर्श बेहद उत्साहित था, फिर भी उसने अपना आपा नहीं खोया। वो जानता था कि शुद्ध यांग आत्मा भले ही अच्छी हो, लेकिन एक बैंगनी रक्त क्षेत्र के योद्धा के रूप में उसे आत्मसात करना उसके लिए लगभग असंभव था। शुद्ध यांग आत्मा में निहित ऊर्जा बहुत प्रबल थी। इसे वास्तव में एक छोटे से सूर्य के रूप में वर्णित किया जा सकता था। अगर कोई बैंगनी रक्त क्षेत्र का योद्धा एक छोटे से सूर्य को अपने शरीर में समाहित कर लेता तो उसकी अंतड़ियां जलकर मरना तय था। शुद्ध यांग स्पिरिट का सीधे सेवन करना आत्महत्या करने के बराबर था। दरअसल ऋषि मुनि भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते थे। आदर्श द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों में लिखे अभिलेखों के अनुसार वैभव दिव्य साम्राज्य में एक ऋषि उजाड़ स्वर्ग गुरु थे, जिन्होंने शुद्ध यांग आत्मा को एक उजाड़ अस्थि अवशेष में परिवर्तित करने का प्रयास किया ताकि उसे धीरे धीरे अवशोषित कर सकें। लेकिन शोधन प्रक्रिया के दौरान शुद्ध यांग आत्मा की अनियंत्रित ऊर्जा के कारण भट्ठी नष्ट हो गई। आदर्श शुद्ध यांग आत्मा के आतंक से पूरी तरह वाकिफ था। बिना सोचे समझे उसके पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। अब आदर्श केवल बैंगनी क्रिस्टल पर ही भरोसा कर सकता था। शुद्ध यांग आत्मा को सीधे उपभोग करना असंभव था, इसलिए वो केवल दूर से बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करके शुद्ध यांग आत्मा की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। आदर्श ने जब इसके बारे में सोचा तो वो कुछ उदास हो गया। शुद्ध यांग आत्मा में बहुत अधिक ऊर्जा समाहित थी और आदर्श की साधना का स्तर सीमित था। उसके लिए शुद्ध यांग आत्मा की ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल से थोड़ा थोड़ा करके अवशोषित करना असंभव था। उसका शरीर इतनी ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता था। ऐसी चीज तो कोई बेसहारा जानवर ही खा सकता है। एक बिल्ली का बच्चा कितना खा सकता है? बचे हुए खाने का वो क्या करेगा? क्या वो उसे यहीं छोड़ देगा? अगली बार जब वो आएगा तो शुद्ध यांग आत्मा पहले ही अपना स्थान बदल चुकी होगी और उसके लिए उसे फिर से ढूंढना आसान नहीं होगा। ये सारे विचार आदर्श के मन में कौंध गए। उसे बस अपने दिल का दर्द महसूस हुआ। सबसे पहले बैंगनी क्रिस्टल उसे प्रकाश बूंदों की कतार तक ले गया था, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं सका। वो उस अवसर का लाभ नहीं उठा सका जो उसके सामने था। इसके बाद उसे शुद्ध यांग आत्मा मिली, फिर भी वो उसका उपभोग नहीं कर सका। ये सचमुच पागलपन की बात थी कि वो अपने सामने रखे खजाने के पहाड़ को हिला नहीं सका। छोड़ो भी, मैं जितना हो सकेगा उतना सीख लूंगा। आदर्श ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल के साथ जोड़ा और शुद्ध यांग आत्मा की ऊर्जा को अवशोषित करने का प्रयास शुरू किया। उसने वैभव दिव्य पवित्र तकनीक का चरम पर प्रसार किया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि अपनी वर्तमान शक्ति से शुद्ध यांग आत्मा का एक अंश भी अवशोषित करना खतरनाक था। बैंगनी क्रिस्टल के बल का उपयोग करके शुद्ध यांग क्यूई की एक लहर को आदर्श की ओर खींचा गया, लेकिन शुद्ध यांग आत्मा बस थोड़ी सी हिली। उसमें से कोई ऊर्जा नहीं निकली। ओह! आदर्श थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने शुद्ध यांग आत्मा की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए बैंगनी क्रिस्टल का इस्तेमाल किया था, फिर भी वो केवल उसके आसपास की शुद्ध यांग क्यूई को ही अवशोषित कर पाया था। वो केंद्र के भीतर की ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सका। ऐसा क्यों हो रहा है? आदर्श विधर्म में विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने चूषण शक्ति बढ़ा दी। बैंगनी क्रिस्टल में एक बार फिर एक छोटा बैंगनी भंवर दिखाई दिया, लेकिन फिर भी शुद्ध यांग आत्मा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। 7 रंगों वाला फूल अपनी पंखुड़ियां बंद होते हुए भी हल्का सा कंपन करता हुआ प्रतीत हुआ। आदर्श ध्यान भटक गया। आदर्श तब अचंभित रह गया जब उसने देखा कि पंखुड़ियां धीरे धीरे बंद हो रही हैं, मानो वे शुद्ध यांग आत्मा को लपेटने जा रही हों। क्या हो रहा था?
वो बैंगनी क्रिस्टल के साथ शुद्ध यांग आत्मा से कुछ भी अवशोषित नहीं कर सका, फिर भी ये शुद्ध यांग आत्मा पीछे हट रही थी। ये 7 रंगों वाला फूल जलते हुए नरक में उगाया था, इसलिए आदर्श ने अनुमान लगाया कि इस पर हमला करना व्यर्थ है। अगर वो अचानक इस पर हमला करता तो उसे 7 रंगों वाले फूल का पलटवार झेलना पड़ सकता था। ये 7 रंगों वाला फूल संभवतः संवेदनशील हो गया था। हाँ, चेतना। आदर्श को अचानक ये विचार समझ में आया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि वो शुद्ध यांग आत्मा की ऊर्जा को अवशोषित क्यों नहीं कर पा रहा था। बैंगनी क्रिस्टल बिना किसी स्वामी के केवल ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, लेकिन ये किसी अन्य जीवित प्राणी की ऊर्जा को नहीं लूट सकता था। उदाहरण के लिए मृत आदिम प्रजातियों और मृत जड़ी बूटियों के भीतर की ऊर्जा बिना किसी स्वामी की ऊर्जा थी। बैंगनी क्रिस्टल वास्तविक जीवित प्राणियों के भीतर की ऊर्जा को अवशोषित करने में असमर्थ था। उदाहरण के लिए जब आदर्श ने स्वर्गीय बैंगनी यांग जिनसेंग पर कब्जा किया था, तो बैंगनी क्रिस्टल पतली हवा के माध्यम से अपने भीतर की ऊर्जा को अवशोषित करने में असमर्थ था, क्योंकि वो अभी भी जीवित था। अब शुद्ध यांग आत्मा में चेतना थी। ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि उसमें जीवन था, इसलिए बैंगनी क्रिस्टल उसके सामने असहाय था। ये सोचते ही उसे ऐसा लगा जैसे 10,000 घोड़े उसे रौंद रहे हों। उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। क्या बिल्ली है? उसे प्रकाश बूंद सरणी मिल गई, फिर भी वो उसे तोड़ नहीं सका। उसने शुद्ध यांग आत्मा को देखा, लेकिन वो पहले से ही निराश था कि वो उसे दूर नहीं ले जा सका। इसके बाद उसे एहसास हुआ कि वो ऊर्जा की एक बूंद भी अवशोषित नहीं कर सकता। वो उसे देख तो सकता था, लेकिन खा नहीं सकता था। क्या उन्होंने सिर्फ एक शो देखने के लिए इतनी मेहनत की? आदर्श मन ही मन पागल हो रहा था। वो सहस्र कृपाण लेकर 7 रंगों वाले फूल पर वार करने का आवेग सहन नहीं कर पा रहा था। बेशक ये सिर्फ एक विचार था। उसे पता था कि अपनी ताकत के बावजूद वो 7 रंगों वाले फूल के आगे बेबस था। इस समय आदर्श को अपने दिल में एक सिहरन महसूस हुई। उनकी ऊर्जा दृष्टि में एक और अप्राकृतिक हलचल थी, और ये हरकत पिछली हरकतों से बिल्कुल अलग थी। जानलेवा इरादे से भरी कोई चीज सीधे उसकी तरफ बढ़ रही थी। एक उजाड़ जानवर। बिना किसी हिचकिचाहट के आदर्श उछल पड़ा और भाग गया। साथ ही उसने बैंगनी क्रिस्टल से अपनी ऊर्जा को अपने शरीर में सील कर लिया और अपनी सांस रोक ली। आदर्श जानता था कि जलते हुए नरक में दिखाई देने वाला कोई भी उजाड़ जानवर एक ऐसा अस्तित्व था जिससे वो निश्चित रूप से नहीं निपट सकता था। जियो। आदर्श ने एक चिड़िया की तीखी आवाज सुनी, कानों को चीर देने वाली। ये चिड़िया की आवाज जानी पहचानी लग रही थी। आदर्श का दिल ठंडा पड़ गया। ये वही अग्नि पक्षी था जिसे उसने जलते हुए नरक की बाहरी परिधि के पास देखा था। एक अग्नि पक्षी जो अथाह शक्ति वाले अग्नि बंदर को आसानी से खा सकता है, वो उसे एक ही वार में आसानी से चीर सकता है। आदर्श ने मुड़कर नहीं देखा। उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि खोलकर अपने पीछे की स्थिति को देखा। उसने जलते हुए नरक में एक विशाल अग्नि पक्षी को अपने पंख फैलाए सीधे नीचे गिरते देखा। उसके पंख चटक रंगों वाले थे और वो अपने पीछे इंद्रधनुषी लौ घसीट रहा था। इसका लक्ष्य बेसिन में उगने वाले 7 रंगों वाले फूल थे। पेंग। अग्नि पक्षी के बड़े पंजों ने फूल के मोटे तने को पकड़ लिया और अपनी तीखी चोंच से 7 रंगों वाले फूल के दलपुंज पर चोंच मार दी। कोरोला विकृत हो गया, लेकिन 7 रंगों वाले फूल में अद्भुत लचीलापन था। अग्नि पक्षी के फाड़ने के बावजूद उसका कोरोला नहीं टूटा। वाह! एक स्पष्ट ध्वनि के साथ फूल के केंद्र से 7 रंगों वाली एक ज्वाला निकली जो सीधे अग्नि पक्षी की ओर बढ़ रही थी। यह शुद्ध यांग आत्मा का प्रतिशोध था। शुद्ध यांग आत्मा के आक्रमण को देखकर अग्नि पक्षी ने एक तेज चीख मारी और पूरी तरह सतर्क हो गया। उसके पंख तीरों की तरह खड़े हो गए। जैसे ही अग्नि पक्षी के पंजे ने शुद्ध यांग आत्मा को पकड़ लिया, उसके तीखे पंजे हवा में घूमने लगे। लेकिन अग्नि पक्षी भी शुद्ध यांग अग्नि की ज्वाला को सहन नहीं कर सका। उसका पंजा तुरंत जल गया और उसकी त्वचा के कुछ हिस्से खून से लथपथ होकर गिर पड़े। एक बार उसकी पीठ पर जो घाव था वो खून के रिसाव के कारण खुल गया। आदर्श को याद आया कि जब उसने पहली बार जलते हुए नरक की परिधि में अग्नि पक्षी को देखा था तो उसकी पीठ पर वॉश बेसिन के आकार का एक खून का गड्ढा देखा था। खून के गड्ढे के चारों ओर जलने के निशान थे जिनसे उसके अंग और हड्डियां तक दिखाई दे रही थीं। अग्नि पक्षी ने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अग्नि वानरों को खा लिया। अब अग्नि पक्षी को शुद्ध यांग आत्मा को पकड़ने की कोशिश करते देखने के बाद आदर्श समझ गया कि अग्नि पक्षी की पीठ में बड़ा छेद संभवतः शुद्ध यांग आत्मा द्वारा छोड़ा गया था। अग्नि पक्षी जलते हुए नरक में गहराई तक घुस गया और उसे शुद्ध यांग आत्मा का पता पहले ही लग गया होगा। उसने शुद्ध यांग आत्मा को निगलने की कोशिश की थी, लेकिन वो उससे घायल हो गया। वो शुद्ध यांग आत्मा को निगल भी सकता था, लेकिन वो अग्नि पक्षी के शरीर से बच निकला और पीछे एक बहुत बड़ा छेद छोड़ गया। अग्नि पक्षी अपने घावों का इलाज करने के लिए जलते हुए नरक से बाहर आया था। अब वो एक बार फिर वापस आ गया था, खास तौर पर शुद्ध यांग आत्मा के लिए। मैंने वास्तव में इस राक्षस के मुंह से भोजन छीनने की कोशिश की। अगर इसे मेरे इरादों का पता चल गया तो ये मुझे किसी भी चीज की परवाह किए बिना टुकड़े टुकड़े कर देगा। आदर्श को थोड़ा डर लगा। शुक्र है उसकी ऊर्जा दृष्टि ठीक थी।
जलते हुए नरक में सभी बेसहारा जानवरों की समझ कमजोर हो गई थी। अपनी ऊर्जा दृष्टि से आदर्श अग्नि पक्षी को जल्दी ही पहचान पाया। यदि वो आधा सेकंड भी धीमा होता तो उसके हाथ में एक हड्डी भी नहीं बचती। अग्नि पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हुए और बेतहाशा उड़ते हुए चिल्लाया। उसने जलते हुए नरक में भयंकर तूफान खड़ा कर दिया। बड़ी मात्रा में सप्तरंगी चमक ऊपर उड़ गई। हालांकि आदर्श बहुत दूर था, फिर भी उसे अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हो रहा था। उसके बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा सुरक्षा प्रचंड हवा से लगभग टूट गई थी। वो एक नाजुक अंडे के छिलके जैसा था। भयानक! आदर्श अग्नि पक्षी और शुद्ध यांग आत्मा के बीच लड़ाई देखकर सदमे से भर गया। आदर्श के पास अपने सामने मौजूद ऐसे अस्तित्व का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। यद्यपि अग्नि पक्षी शुद्ध यांग आत्मा को निगलने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया था, फिर भी उसकी शेष शक्ति आदर्श की क्षमता से कहीं अधिक थी। आदर्श को अभी भी याद था कि अग्नि पक्षी अपनी पीठ में एक बड़े छेद के बावजूद भी 2 अग्नि बंदरों को तुरंत मारने में सक्षम था। वो केवल तब तक प्रतीक्षा कर सकता था जब तक अग्नि पक्षी शुद्ध यांग आत्मा को निगल नहीं लेता, या फिर एक बार फिर शुद्ध यांग आत्मा को निगलने में असफल होने के बाद वो चला जाता। जब अग्नि पक्षी चला गया तभी आदर्श बाहर आ सका। छिपना बंद करने के बाद वो क्या कर सकता था, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। वो शायद उस रहस्यमय प्रकाश बिंदी समूह का अध्ययन जारी रखेगा, जिसे समझने में उसे महीनों और सालों लग सकते हैं। आदर्श भी ये सोचकर खुद को असहाय महसूस कर रहा था। अपनी कमजोरी के लिए वो खुद ही जिम्मेदार था। जलते हुए नरक में उसे जितने भी सौभाग्यशाली अवसर मिले थे, उनसे उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अग्नि पक्षी को मांस खाने को तो मिला, लेकिन उसे बचा हुआ मांस खाने का मौका भी नहीं मिला। जैसे ही आदर्श ने आह भरी, उसके अंग अचानक जम गए, क्योंकि उसे अपने दिल में कुछ महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि एक क्षण पहले एक जानलेवा इरादा उसकी ओर बढ़ रहा था और उसकी स्थिति को जकड़ रहा था। ये क्या है? आदर्श ने पलटकर देखा और उसकी ऊर्जा दृष्टि में 5 किलोमीटर के दायरे में कोई और वीरान जानवर नहीं था। वहां सिर्फ अग्नि पक्षी और शुद्ध यांग आत्मा थी। अग्नि पक्षी ने जो जानलेवा इरादा दिखाया था वो उसे खोज ही चुका था। आदर्श हाँफने लगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अग्नि पक्षी उसे खोज लेगा, जो शुद्ध यांग आत्मा से लड़ते हुए अपनी उपस्थिति पूरी तरह से छिपा रहा था। वास्तव में इसकी इंद्रियां बहुत तीव्र थीं। हाँ, ये अग्नि पक्षी हजारों सालों से जीवित था। भले ही वो बोल न पाता हो, लेकिन बहुत बुद्धिमान था। उसे पता था कि शुद्ध यांग स्पिरिट निगलते ही वो सबसे कमजोर हो जाता है। अगर वो गंभीर रूप से घायल हो जाता, मौत के कगार पर पहुंच जाता, तो अग्नि बंदर के स्तर का एक लाचार जानवर भी उसे मार सकता है। इस प्रकार इसने अपने अस्तित्व के लिए किसी भी खतरे को अपने निकट नहीं आने दिया, ताकि किसी तीसरे पक्ष को शुद्ध यांग आत्मा के साथ अपने संघर्षों से लाभ उठाने से रोका जा सके। इसलिए जब वो शुद्ध यांग आत्मा से लड़ रहा था तो उसकी इंद्रियां पूरी तरह से सक्रिय थी। जब उसने अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा तो उसे आदर्श मिला।